क्या जी, ऑर्डर 21 रूल 1 और सब रूल 4। सब रूल 4 ठीक हो गया। क्या कहता है, कहता है जी आपका कितनी प्लेंटिफ्स हैं। ये आपका फराज साहब हैं, शुएब साहब हैं, शुएब साहब, ठीक है। ये क्या है, ये आपके प्लेंटिफ्स हैं। और ये आपके कौन है, ये आपके डिफेंडेंट्स हैं। डिफेंडेंट्स, ठीक हो गया। अब कहता है कि जी ये दावा चल रहा है, फराज दुरानी साहब आए और विड्रा कर लें कि जी सारा दावा मैं वापस लेता हूँ। तो कोर्ट कहते हैं नहीं, आपको परमिशन नहीं है। आप जो है ना अपने क्लेम की हद तक विड्रा कर सकते हैं। फरज साहब एंड शुएब साहब जो दूसरे प्लेंटिफ हैं, उनकी हद तक आप विड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, कहते हैं नथिंग, कोर्ट को पास भी ये परमिशन नहीं है कि वो वन ऑफ द सेवन प्लेंटिफ टू विड्रा विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर। ठीक है, कि एक प्लेंटिफ बाकियों का भी जो है वो विड्रा कर ले, नहीं, ऐसी कोई मंतक नहीं है, ऐसा कोई नहीं लिया जाएगा। पुरानी साहब आते हैं, वो अपने हद तक विड्रा कर ले। ठीक है, पुरानी साहब आते हैं अपने हद तक विड्रा कर ले, लेकिन वो बाकी प्लेंटिफ की हद तक विड्रा नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। आपका जी 23/2 23/2, ठीक है। कहता है लिमिटेशन नॉट इफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। ठीक है, लिमिटेशन नॉट इफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। ठीक है, कहता है इफ ए फ्रेश सूट ऑन परमिशन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग रूल। लास्ट प्रीसीडिंग रूल का मतलब है आपका रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट। ठीक है, ऑर्डर 23, ऑर्डर 23 रूल फर्स्ट उसकी बात कर रहा है। द प्लेंटिफ शैल बी बाउंड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, अब विड्रा कर लेता है दोबारा, उसको परमिशन की भी इजाजत मिल जाती है, लेकिन ये नहीं है कि लिमिटेशन वो मतलब बाद में मतलब वो लिमिटेशन भी मांगता रहे। लिमिटेशन नहीं मिलेगी उसको, जितनी टाइम बाकी रहता होगा उस टाइम तक करेगा। द लिमिटेशन law of limitation in the same manner if first suit has not been instituted। जैसे पहला सूट दायर नहीं किया गया, देखें कि अब ये फराज साहब रिकवरी के दावे की कितनी लिमिटेशन है। शुएब साहब रिकवरी के दावे की कितनी लिमिटेशन है। अच्छा जी, कहता है जी सपोज के मतलब फाइल अ सूट फॉर फॉर रिकवरी। ठीक है, रिकवरी के सूट की लिमिटेशन है 3 साल। कितनी, रिकवरी के सूट की लिमिटेशन 3 साल है, और आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के भी 3 साल है। फॉर फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज 10 लाख। ठीक है, 10 लाख की रिकवरी का दावा करते हैं। कब कब इन 2015 15 में दायर करते हैं। एंड विड्रॉल सूट ड्रा सूट विद परमिशन टू फाइल न्यू फाइल फ्रेश।
फ्रेश सूट, ये परमिशन लेते हैं, विड्रा कब करते हैं, विड्रा सूट पे ऑन 2017, ठीक है 2017 में करते हैं, तो 2 साल तो वो सूट में लग गए, ठीक है। तो इनके पास लिमिटेशन के लिए टाइम कितनी होगा, 1 साल होगा, ठीक है। फ्रेश फ्रेश सूट, फ्रेश सूट must be filed within 1 year, ठीक है, within 1 year as limitation act prescribed the time for limitation for recovery of suit 3 years, ठीक है, ठीक है। प्रिस्क्राइब, आपने अगर प्रेपोजिशन का क्वेश्चन भी करना है तो यही सारा वर्डिंग यही लिखनी है, आपका बेहतरीन ये अटेम्प्ट होगी। लिमिटेशन एक्ट प्रिस्क्राइब दी limitation for recovery for suit for recovery 3 years, ठीक है। अब 3 years है, ठीक है। तो 3 years अब कब फाइल करनी थी, मतलब वो उसकी लिमिटेशन बनती थी 2015 टू 2018, ठीक है। 2015 टू 18 वो बनती थी लिमिटेशन, ठीक है, 3 साल, ठीक है, 3 साल ये बंदे थे। अब उन्होंने 2017 में सूट फाइल कर लिया, तो बाकी जो आपका उसके पास पीछे रह गया 1 साल, तो नया जो फ्रेश सूट फाइल करेगा वो विद इन 1 ईयर करेगा, मतलब 2018 से पहले पहले करेगा, ठीक है, 2018 से पहले पहले करेगा, ये बताया गया, ठीक हो गया। आ गया जी आपका कंप्रोमाइज। एक सेकंड पे क्लियर कर दें कि ये बात कर रहा है ना कि प्लेंटिफ ऐसे बाउंड होगा जैसे लिमिटेशन के लिए, जैसे कि पहला सूट इंस्टीट्यूट नहीं हुआ जो वो फ्रेश करेगा उस पे मतलब उसे लिमिटेशन आयद होगी, ऐसे है। ये देखिए मैडम ये कह रहे हैं ना कि हाँ शैल मतलब जो बी, पिछला सूट होगा ना, हाँ जी सर, हाँ वो मतलब ऐसे कंसिडर किया जाएगा जैसे वो फाइल नहीं हुआ, और जो वो नया सूट मतलब फाइल करेगा उसकी बेस पे उसे लिमिटेशन फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसा है। नहीं यानी कि देखें। देखिए आपने कहा, जी जी हम्म हम्म। सर, मैं इसकी वर्डिंग पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है। आपने जो एग्जांपल दी वो तो लिमिटेशन पीरियड आपने बता दिया, वो बिल्कुल ठीक है। ये हम्म ऊपर जो कह रहे हैं द plaintiff shall be bound by the law of limitation in the same manner as if the first suit had not been instituted, यानी हम्म। कि वो लॉ ऑफ लिमिटेशन से ऐसे पाबंद होगा जैसे कि पहला सूट फाइल नहीं हुआ लेकिन उसने जो दूसरा सूट फाइल किया तब से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, आई थिंक इस तरह ये कहना चाह रहे हैं। नहीं ये मैडम उसका ये होता है कि जी आप के मतलब वो आपका लिमिटेशन जो है वो जितनी पहले का था उतनी होगा, लिमिटेशन टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। फिर देखिए अब आपने जिस तरह ये बताया कि ये 2015 में ये फरज साहब ने जी कोई केस फाइल किया, उन्होंने हम्म विड्रॉ किया 2017 में, हालांकि उनकी लिमिटेशन 2018 तक थी, ठीक है। सर अब हम्म मतलब जो नया सूट अब उन्होंने फाइल किया, ठीक है 2017 में समझे कर लिया, तो हम्म। उनकी जो लिमिटेशन पीरियड है वो 2017 से स्टार्ट हो जाएगी ना फिर, नए सूट के मुताबिक नहीं नहीं वो लिमिटेशन जो होगी बकाया उसकी 2017 में 1 साल रहेगी सिर्फ बकाया। एक साल की रह जाएगी। अच्छा, जो हाँ बकाया मतलब पहले जितना टाइम उन्होंने लिमिटेशन का लगा दिया वो हो गया, दैट्स डन। अब मजीद जो है वो बस जो बकाया रह गया वो उन्हें मिलेगा, ऐसे। हाँ हाँ जी, ठीक है। जी ठीक है, बकाया क्योंकि वो सर ऊपर वर्डिंग थोड़ा सा नहीं कंफ्यूज नहीं कर रही है। बकाया उसको टाइम जो है ना वो उसको नहीं मिलेगा, वो कहे कि आगे जी वो और क्लेम के जी लिमिटेशन जो है वो मुझे और मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जी ठीक है, मतलब उसी लिमिटेशन के अंदर रह के जो बकाया टाइम होगा उसमें वो अगर नया सूट फाइंड करना चाहता है तो बस ठीक है, दैट्स इट। जी ठीक। नॉट
सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है मैडम, आ रही है, आ रही है। सर इसमें यहाँ पे जैसे आपने कहा ना कि रिकवरी ऑफ सूट की ना 3 इयर्स तक लिमिटेशन है, ठीक है। अगर रिकवरी जो सूट है वो मतलब 4 साल से पेंडिंग है और फिर वो 4 साल के बाद विड्रॉ करता है, तो फिर तो उसका लिमिटेशन टाइम खत्म हो गया, फिर हाँ तो वो जी टाइम बार्ड हो गया सर। हाँ जी, टाइम बार्ड हो गए तो वो सोए रहे ना वो। फ्रॉम अर्लियर सूट फिर मुझे इज इसकी वर्डिंग काउंटेड से ये एंड लग रहा है कि वो नॉट ये कहना चाह रहे एक्सक्लूडेड। हैं देखिए कि पर मैडम, सूट जैसे फाइल नहीं किया गया और उसको एक्सेम्पशन मिल जाएगी उस चीज पे, और नए सूट वो जो दोबारा वो सूट कर रहा है उस पे इसकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। आई थिंक मुझे ये समझ आ रही है इसकी वर्डिंग से। ये देखें, द प्लेंटिफ शेल बी बाउंड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन इन द सेम मैनर इफ द फर्स्ट सूट हैड नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड, यानी कि जैसे पहले मुकदमा दर्ज किया ही नहीं गया है ऐसे उसे लॉ ऑफ लिमिटेशन पे पाबंद होना पड़ेगा। आई थिंक ये इस तरह सेंस दे रहा है। मैडम आप एक दफा देखिए। मैं एक आपको साइटेशन लिखवाता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मैं सारा कुछ टाइप नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आपको तस्वीरी भी भेज देता हूँ, ठीक है। साइटेशन है 2001 YLR और आपका 331। अब ये क्या कहती है सुने, कहता है टाइम कंज्यूम्ड इन लिटिगेशन इन अ फोरम इन ऑफ अर्लियर सूट is to be counted and not be excluded for the purpose of limitation, as it would be presumed that no suit for had been instituted earlier, thus excluding of application सेक्शन 14। कहता है कि सेक्शन 14 भी इस पे अप्लाई नहीं होता। टाइम स्पेंट इन प्रोसिक्यूशन नॉट कंडोन as 14 is not attract in non filing the condition as therein। शुएब साहब, सेक्शन 14 क्या कहता है लिमिटेशन एक्ट का? कोई भी बंदा बता दे लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 14। मैं बताता हूँ। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 14 कहता है कि जी आपका दावा बनता था बैंकिंग कोड, आपने सूट फाइल कर दिया सिविल कोड में। बैंकिंग कोड में नहीं किया, सिविल कोड में किया। अब आपको नहीं पता था, आप गुड फेथ में चले गए सिविल कोड में, जबकि दावा बनता था बैंकिंग कोड में। अब 4 साल सिविल कोड में लगा दिए, तो सेक्शन 14 कहता है कि जी अगर प्रूव कर देते हैं जी आप गुड फेथ में गए थे, तो जो 4 साल आपने सिविल कोड में लगाए थे वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 14 कहता है। कहता है यहाँ पे कि जी वो नहीं कवर होगा, वो कवर नहीं होगा, वो कवर नहीं होगा। मतलब आपने पहले गलत सूट फाइल कर दिया, आप कहेंगे जी बाद में हमें लिमिटेशन भी दें, नहीं। ठीक है, लिमिटेशन उस पे बार होगी। कहता है आफ्टर विड्रॉल ऑफ फर्स्ट सूट इट टू बी रेकन फ्रॉम द time of filing earlier suit as once limitation start same cause of action then does not stop 2010। ये आपको क्लियर जजमेंट बता रही है। एक और जजमेंट है, मैं ना आपको तस्वीर भी बना के भेज देता हूँ ठीक हो गया। अब ये क्या कहती है मैडम, ये साइटेशन ये कहती है कि आपका 2010 CLC आपका 642। ये क्या कहती है, ये आपका कहती है कि जी आफ्टर विड्रॉल ऑफ फर्स्ट सूट लिमिटेशन इज टू बी reckoned from the time of filing earlier proceeding, from the filing of earlier proceeding। ठीक है ना, and as once time begins to run no subsequent inability or disability to sue stop it। मैडम समझ आ गई है? जी सर, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो टाइम कंज्यूम ऑलरेडी लिमिटेशन का हो गया वो एक्सक्लूड कर देंगे और जो फ्रेश फाइल होगा
वो हम जो इंस्टीट्यूट करेंगे वो रिमेनिंग टाइम ऑफ लिमिटेशन पे करेंगे, ऐसा ही है, यही बात कह रहे हैं ना आप? हाँ जी मैडम, जी कि ठीक है। आपने जो, और सेक्शन 14 का भी एप्लीकेशन इस पे नहीं होगा। हाँ ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर 23 रूल 2 लिमिटेशन और ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया, मैं आप देखें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा अंदाजा। ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया है, वो आप देखें। और ये स्क्रीन शो, सर लेकिन ये तो देखिए जो आपने येलो हाईलाइट किया हुआ है, इस पे ये बात कर रहे हैं टाइम कंज्यूम्ड इन लिटिगेशन इन द फॉर्म ऑफ अर्लियर सूट इज टू बी काउंटेड एंड नॉट बी एक्सक्लूडेड। तो वही बात है, ठीक है, नॉट टू बी एक्सक्लूडेड नहीं, नॉट टू बी एक्सक्लूडेड वो देखें कह रहे हैं, मैडम, काउंट तो किया लिमिटेशन, जाएगा लेकिन एक्सक्लूड देखें नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये देखें, आफ्टर विड्रॉल ऑफ फर्स्ट लिमिटेशन सूट, limitation to be reckoned from the time filing of earlier suit। फाइलिंग ऑफ अर्लियर सूट क्या है कि आपका देखें, मैंने आपको बताया कि जी ये फराज साहब ने सूट फाइल किया रिकवरी का 2015 में, ठीक है, और विड्रा कब किया? 2017 में, 2017 में उन्होंने विड्रा कर लिया। अब फ्रेश सूट जो फाइल करेंगे उसके लिए लिमिटेशन उनका 1 साल होगा, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि एज वंस टाइम बिगिंस टू रन नो सब्सिक्वेंट इनेबिलिटी और डिसेबिलिटीज टू सू स्टॉप इट, ठीक है। कहता है आफ्टर विड्रॉल फर्स्ट लिमिटेशन टू बी रेकन फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ अर्लियर प्रोसीडिंग एज वंस लिमिटेशन स्टार्ट ऑन सेम काज ऑफ एक्शन देन डज नॉट स्टॉप इट, ठीक होगा। ये है कि मतलब जो लिमिटेशन होगी ना, लिमिटेशन इफेक्ट नहीं होगी। आप वर्डिंग से भी आपको क्लियर हो सकता है कि जी जो लिमिटेशन है ना, 3 साल लिमिटेशन है। आप ये नहीं कि एक दफा दावादार करें फिर विड्रा कर लें, फिर दावादार करें फिर विड्रा कर लें और आप करते रहें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी सर ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ठीक हो गया। आगे जी आपका 3 है आपका कंप्रोमाइज ऑफ सूट, कंप्रोमाइज ऑफ सूट। अब इसको कहते हैं कंसेंट डिग्री। शोएब साहब, कंसेंट डिग्री के खिलाफ अपील होती है? नहीं सर, कंसेंट डिग्री के खिलाफ नहीं हो सकती थी। वेरी गुड। ऐसी है कि जी एवरी डिग्री इज अपीलेबल एक्सेप्ट कंसेंट डिग्री। सारी डिग्रियां आपकी अपीलेबल होती है मां सिवाय कंसेंट डिग्री के। कंसेंट डिग्री अपीलेबल नहीं है, ठीक है। कहता है वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट दैट सूट हैज बीन एडजस्टेड होली और इन पार्ट, के आपका सूट एडजस्ट हो गया बिटवीन पार्टीज होली और इन पार्ट बाय बाय एन एग्रीमेंट, ठीक है, बाय एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज और वेयर द डिफेंडेंट आर कंप्रोमाइज, एग्रीमेंट या कंप्रोमाइज, ठीक है। या तो उन्होंने कहा कोई उन्होंने तय कर लिया है कि जी ये आपने इतनी देना है या इतनी देना है, या कंप्रोमाइज हुआ कि आप इतनी ले लें, डिफेंडेंट के खिलाफ डिग्री आई, ठीक है, और वेयर द प्लेंटिफ के खिलाफ डिग्री आई
ठीक है, और डिफेंडेंट के खिलाफ आपका सूट आया तो सपोज के मैडम नईमा समद साहबा के खिलाफ मतलब नईमा समद साहबा जो है वो आपका दावा दायर करती है नैला साहबा के खिलाफ 10 लाख का। मैडम नैला साहबा कहती हैं कि जी आप मुझसे 8 लाख ले लें, मैं आपको लिख के देती हूँ 8 लाख ले लें। वो फिर क्या करेंगे, चलें ये कहते हैं चलें ठीक है, ये जाएंगी दोनों मैडम नैला साहबा के का एक स्टाम्प निकलेगा और दोनों अपने स्टाम्प लिख लेंगे कि जी ये 8 लाख मैंने नेक्स्ट मंथ देना है या जब भी देना है, वो एग्रीमेंट में लिख लेंगी। वही एग्रीमेंट आके कोर्ट को देंगी, कोर्ट इनके एग्रीमेंट की वो एग्रीमेंट और इनके एग्रीमेंट में जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उनके अकॉर्डिंग डिक्री पास कर देगी। तो ऐसी जो डिक्री होगी दोनों कंप्रोमाइज से, इनको कहेंगी कंसेंट डिक्री। कंसेंट डिक्री के खिलाफ अपील नहीं होती। ठीक है, कंसेंट डिक्री के खिलाफ अपील नहीं होती। ठीक हो गया जी। आर वेयर द प्लेंटिफ डिफेंडेंट सेटिस्फाई। ठीक है, आपका या वेयर द डिफेंडेंट सेटिस्फाई द प्लेंटिफ, या डिफेंडेंट और उनसे कोई कह देता है कि जी आप विड्रा कर लें तो मैं आपको ये आपका ये काम कर दूंगा, या कुछ और मतलब जो आपस में इनका तय तय होता है वो कर लेता है। तो क्या कहता है, प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ होल और एनी पार्ट। ठीक है, कंप्लीट दावे का या कुछ पार्ट का। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ होल और एनी पार्ट। ठीक है, अब इन रिस्पेक्ट ऑफ होल और एनी पार्ट क्या है कि जी मैडम नईमा समद साहब ने 10 लाख का दावा किया। ठीक है, 10 लाख का दावा किया, उसमें उन्होंने कहा कि जी एक आपका, उसमें उन्होंने कहा कि जी 2 चेक हैं, एक 5 लाख का एमसीबी का, एक 5 लाख का आपका अलाइड बैंक का है। ठीक है, मैडम नायला साहबा जो डिफेंडेंट है वो आके इन होल, तो पहले हमने एग्जांपल दिया कि जी 8 लाख 10 लाख में वो कहती है कि जी 8-10 टोटल 10 लाख है तो 8 लाख ले ले, मैं बनता भी 8 लाख है तो मैं दे देती हूँ। ठीक है, आप ये 10 लाख में से का होगा। एनी पार्ट क्या होगा कि जी वो उन्होंने मतलब 2 चेक का उन्होंने जिक्र किया, एक एमसीबी का, एक अलाइड बैंक का। तो मैडम नायला साहबा जो कि डिफेंडेंट है वो कहती है जी एमसीबी का तो मैंने चेक लिया था आपसे, एमसीबी का चेक लिया था, लाइड बैंक का मैंने कोई चेक शक नहीं लिया था उसका को, तो आपने जो फरारी उस पे किया हुआ है। तो वो क्या इन पार्ट उनका कॉम्प्रोमाइज होता है। चले मैडम नईमा साहब कहती हैं चले जी एक क्या एक की हद तक आप एडमिट कर लिए, एमसीबी की हद तक कर लिए तो आए वो उसका बयान दें। ठीक है, बाकी कोर्ट दूसरा जो है एमसीबी का वो अलाइड बैंक का चेक, वो कोर्ट खुद डिसाइड कर लेगी, उस पर हम एविडेंस ले आएंगे। तो ये कहते हैं ठीक है, तो ये इन पार्ट, ठीक है, इन पार्ट इनका हो जाता है। ठीक है, इन पार्ट हो जाता है। ठीक है, इन पार्ट भी हो सकता है आपका, और आपका होल भी हो सकता है। ठीक है, इन पार्ट भी हो सकता है और होल भी हो सकता है। ठीक है, इन पार्ट भी हो सकता है और होल भी हो सकता है। ठीक है, आप सब्जेक्ट मैटर द कोर्ट शैल, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट शैल ऑर्डर सच डिग्री, कोर्ट शैल ऑर्डर सच एग्रीमेंट, such agreement, compromise or satisfaction to be recorded and shall pass a decree। क्या करेगी, and shall pass a decree in accordance with the in accordance with so far as relates to suit। ठीक है, सूट से रिलेटेड जो इनकी आपस में एग्रीमेंट होती है कोर्ट उसके अकॉर्डिंग डिग्री कर देगी। ठीक है, कि 10 लाख का दावा किया नईमा साहबा ने, मैडम साहबा
जो है नाला सभा वो मान लेती है कि चलिए जी मैं 8 लाख देती हूँ, तो कहती हैं चले ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। कंप्रोमाइज कहते हैं कि जी आप कुछ पार्ट तक हो सकता है, 10 लाख का दावा था, 2 चेक थे, तो उन्होंने कहा नहीं, एक तो मुझे चेक दिया था, दूसरा नहीं दिया था, तो इन पार्ट वो करती हैं, तो वो रिकॉर्ड करके कोर्ट उस पर भी डिग्री पास कर देगी। आगे है जी आपका 4 प्रोसीडिंग ऑफ प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री नॉट अफेक्टेड। ठीक है, नॉट अफेक्टेड। ठीक है, कहता है कि आपकी नथिंग इन दिस ऑर्डर, नथिंग इन दिस ऑर्डर, कहता है इस ऑर्डर में जो कुछ भी है, ऑर्डर कौन सा, आपका ऑर्डर, ये ऑर्डर की बात हो रही है आपकी 20, ठीक है, ऑर्डर 23, ठीक है, शेल अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आर। तो ऑर्डर 20 जो है ये आपका एग्जीक्यूशन पिटीशन, एग्जीक्यूशन या ऑफ डिक्री ऑर्डर पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये आप ऐसे कह लो कि जी ऑर्डर 20 इज नॉट applicable on execution of decree or order in simple word। नेगेटिव सेंस में लिखता है, आप सिंपली आप इसको ये से लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये है आपका ऑर्डर 20। ठीक, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चले जी, आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर आगे जी आपका ऑर्डर 26 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पूछते रहते हैं और आपका ये एग्ज़ाम में भी आता है और उसके अलावा ये प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा है आपका 26। सर 24 25 एक्सक्लूडेड है? एक्सक्लूडेड नहीं है मैडम, लेकिन हम सारे नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो है, वो ऐसे सेक्शन है वो जो कभी भी नहीं आए। ठीक है, जी सर ठीक है। वो कभी भी नहीं आए मैडम। मैडम हमने आपका जो है ना वो देखना है कि सारा चीज़ें हमने नहीं पढ़नी है। अगर सारी चीज़ें पढ़ने लगे तो फिर तो आप के लिए वो वैसे बर्डन भी बन जाएगा और वो सारी चीज़ें आप याद भी नहीं कर सकेंगे। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, मैं फिर अगली डेट पे आपको, अगली असाइनमेंट पे आपको मैं दिखाऊंगा। चलें जी, ऑर्डर 26, ठीक है, ये है आपका ऑर्डर 26। कमीशन टू एग्जामिन विटनेस। ठीक है, कमीशन टू एग्जामिन कमीशन टू एग्जामिन विटनेस। आप इसको अगर पीछे आपने पढ़ा है आपने सीआरपीसी में, ठीक है, सीआरपीसी का 503 से लेके 500 टू 509 509 सीआरपीसी। ठीक है, सीआरपीसी
ये क्या है आपका, ये भी कमीशन से रिलेटेड है कि अगर कोई पर्सन, पहले हम पढ़ें इसको, अगर हम करें तो आपका एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए क्या है, 5 से एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इसके लिए आपका उन्होंने वो बताता है, इसका मैं शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। ऑर्डर 1 to ऑर्डर 1 to 8, ठीक है। आगे आपका ऑर्डर 1 to 8 और लोकल कमीशन को अपॉइंट करने के लिए आपका है इसका 9, ये कमीशन ऑफ लोकल इन्वेस्टिगेशन। आपको कहा जाता है कि जी जाए आप प्रॉपर्टी की जगह देखेंगे कि वो किसके पोजेशन में है, तो ये क्या है, ये लोकल इन्वेस्टिगेशन। लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका रूल्स कौन से हैं, रूल 9 to 10, ठीक है, ये 10, ये क्या है जी आपका रूल, ठीक है, ये आपका, ये भी रूल आपका ये, ठीक है। और आगे आपका एक ठीक है भैया, आगे वो कहता है एक रेंडिशन ऑफ अकाउंट के लिए भी आप का है, रेंडिशन ऑफ अकाउंट के लिए 11-12, ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट उसके लिए आपका 11-12, उसके लिए नहीं जी 11 to आपका 12 और आपका चौथा जो है कमीशन टू एग्जामिन, कमीशन टू पार्टीशन, ठीक है, ये आपका होगा ये आपका 13 से 14, ये क्या है आपका है जी कमीशन फॉर पार्टीशन, आप पार्टीशन काम पीछे पड़ लेंगे। तो ये आपका लोकल कमीशन है, मैं इसका ओवर भी देता हूँ, ठीक है। मीटिंग भी हमारी जो है एंड होने वाली है, ठीक है। कितनी लगती है, अच्छा एनीहो, ये आपका ओवरव्यू हुई है कि जी एक आपका पर्सन इनफर्म है, सिक है, वो कोर्ट नहीं आ सकता, मटेरियल विटनेस है, नेसेसरी विटनेस है, कोर्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। तो कोर्ट उसके लिए कमीशन भेज सकती है कि जी आप जाएं उसकी बयान रिकॉर्ड करके आए, जाएं उसका बयान रिकॉर्ड करके आए। जैसे आपका मैडम नईमा समा साहबा ने एक एग्रीमेंट टू सेल किया मैडम नाइला साहबा के साथ, और एग्रीमेंट टू सेल में 2 विटनेसेस हैं, फराज साहब और शुएब साहब, दोनों जो है वो मतलब जो है वो कोर्ट में किसी भी वजह से नहीं आ सकते। आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो हेलो, जी सर, अभी आवाज आई, आपकी आवाज कट गई थी। पहले नहीं आ रही थी, वो इधर जी भी है, सर, आपकी आवाज कट गई थी। अब इधर भी नेटवर्क का मसला है, वो नहीं आ रही आवाज इधर, वो मतलब बार बार डिस्टॉर्शन कर रहा है, 2-3 दफा वो मिस व्यू है, ठीक है। एनी ऑर्डर 26 कहता है कमीशन, लोकल कमीशन भेज दिया जाता है। लोकल कमीशन का क्या काम होता है, लोकल कमीशन का काम होता है वो जाके लोकल कमीशन का काम होता है कि जो अगर विटनेस को एग्जामिन करना है, विटनेस कोर्ट में नहीं आ सकता, तो उसको जाके एग्जामिन किया जाएगा, ठीक हो गया।
आगे आपका जो है वो कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन है। लोकल इन्वेस्टिगेशन कैसे कि जी मैडम नईमा साहबा ने का एग्रीमेंट टू सेल किया मैडम नायला साहबा के साथ, और उन्होंने 1 एकड़ प्रॉपर्टी उनसे ली। ठीक है, अब ये कहती हैं कि जी पोजेशन मुझे मिल गया है, पोजेशन उनको मिल गया है। ये कहती है मैडम नईमा साहब कहती हैं जी पोजेशन मुझे मिल गया है, और मेरे पोजेशन में इंटरफेयर ना करें, और वो जो है उसको डिफेंडेंट को कहा जाए कि जी वो आगे ट्रांसफर ना करे। अब पार्ट वो मैडम आ जाती हैं नाला साहबा, वो कहते हैं कि नहीं नहीं कोई पोजेशन नहीं है, मेरा तो कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, पोजेशन भी मेरे पास है। तो इस सूरत में कोर्ट देखेगी कि पोजेशन किसके पास है, तो इसके लिए एक लोकल कमीशन अपॉइंट करेगी, वो जाएगा और जाके देख आएगा। उस पर लिखेगी हु विच पार्टी इज एट एक्चुअल पोजेशन। ठीक है, इस वक्त एक्चुअल पोजेशन किसका है, तो कोर्ट उसके लिए इन्वेस्टिगेशन लोकल कमीशन भेज सकती है। आगे आपका कह रहा है कि जी ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि आपका आगे आपका कहता है कि आपका कमीशन ऑफ मतलब कमीशन टू एग्जामिन अकाउंट्स। अकाउंट्स के लिए वो पीछे मैंने बताया कि कोई आपका जैसे पार्टनरशिप का होता है। ठीक है, पार्टनरशिप का होता है जिसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन, मतलब फहमी देश साहब का कोई बिजनेस होता है, फराज साहब और शुएब साहब ने मिलके पार्टनरशिप की, बाद में पता चला कि जी